हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, परिवहन तंत्र चल रहा है, रुधिर परिवहन तंत्र चल रहा है, जिसमें रुधिर परिवहन तंत्र में हमने रुधिर के बारे में कंप्लीटली आपको बहुत विस्तार से समझाया, ब्लड ग्रुप के बारे में अच्छे से बताया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हृदय भी क्या था, जो है परिवहन तंत्र था। तो यहाँ रुधिर परिवहन तंत्र में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो रुधिर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। चलिए बिना देर करते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हृदय। ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले फिगर ड्रा करना आपको बताएंगे, बहुत आसान तरीके से फिगर ड्रा करना बताएंगे, बहुत ही इजीली रहेगा, जिसमें आप क्या है बस केवल स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाएं, आपको फिगर ड्रा करना आ जाएगा। इसको तो सब लोग बनाना जानते होंगे वैसे। बहुत ही इजीली हम आपको बता देंगे, आप ड्रा भी कर लेंगे और अच्छे से आपके समझ में आ भी जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ समझ में नहीं आता। बहुत इजीली, इतना इजीली शायद आप कहीं पा सकते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि जो अभी पहले हृदय के बारे में हम फिगर बना देंगे, फिर हृदय के बारे में सारी जानकारियां देंगे, कौन सा अंग है, कैसा कार्य करता है, कौन कौन से कार्य होते हैं, वो सब बताएंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बस केवल आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, इसके बाद सारी प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत करने की बात नहीं रहेगी। आप केवल देखते रहें और चित्र को ड्रा करना जान लेंगे, और बहुत ही इजीली आपको समझ में आ भी जाएगा। अभी जब चित्र कंप्लीट होकर के तैयार होगा तो आप कहेंगे वाह सर, ये तो हम एक बार में ही जान गए। बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करिए, वीडियो को देखते जाइए और चित्र बन के आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा मोटा बनाना है आपको। हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। हृदय के कितने चैम्बर होते हैं, तो ये 4 चैम्बर होते हैं, इतना ध्यान रखना है। हृदय के जो चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी।
बस आप प्रोसेस में बने रहिए और ध्यान से देखिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, वैसे वैसे आपको कर देना है। फिगर इतना ज़बरदस्त उतरेगा, शायद आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बहुत ही स्पष्ट फिगर बनेगा। अभी तो आपको लग रहा होगा कि सर जी लग रहा है कि दिल बना रहे हैं, प्रेम करने वाला है, जो डेली टूटता रहता है, बनता रहता है। बहुत सारे बच्चों का दिल बहुत जल्दी टूट जाता है? टूटता नहीं टूटता है। हमने बताया था कि हृदय के कितने चैम्बर होते हैं, तो हृदय के 4 चैम्बर, जिसमें से 2 चैम्बर नीचे तैयार हो चुका है, 2 चैम्बर अभी और बनाना है। अब वो चैम्बर भी दोनों तैयार हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अभी तो आपको ये क्या लग रहा है, दिल लग रहा है, दिल के ऊपर दिल है, ये तो लग रहा है, लेकिन अभी कुछ समय के बाद ये हर्ट लगने लगेगा। थोड़ा थोड़ा आकार आपको लग रहा होगा कि ले रहा है हर्ट का, अभी पूर्ण रूप से आकारित हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हर्ट बनकर तैयार हो गया है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको नेमिनेटिव करेंगे और कार्यशैली को आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हर्ट का फिगर है जो तैयार हो गया है। अब हम इसके पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कार्य करता है। बहुत ही सिंपल फिगर हमने आपको बताकर समझाया है, जिसके बारे में इसको बनाने में भी आसानी है
और उसके बाद इसको विस्तृत जानकारी लेने में भी आसानी और समझ में भी आएगा। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो हम आपको फेफड़ा पढ़ाए थे, तो फेफड़े से क्या होता था कि शुद्ध रक्त निकलता था। फेफड़ा जो क्या करता था, शुद्ध रक्त होता था और अशुद्ध रक्त फेफड़े में जाता था। तो हमने वहां पर ये भी एक चीज बताया था कि जो शुद्ध रक्त होता था शरीर के अंगों में भेजा जाता था, लेकिन शरीर के अंगों में किस तरह जाएगा ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए फेफड़े में वो ताकत नहीं होती है कि रुधिर को प्रत्येक शरीर के अंगों में पहुंचा सके, तो उसके लिए क्या है, पंप की जरूरत पड़ता है। उसे गतिमान कौन करता है, रुधिर को गतिमान कौन बनाता है, तो रुधिर को गतिमान कौन बने करेगा, ये हृदय करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, फुफ्फुस। क्या होता है, फुफ्फुस। फुफ्फुस से क्या होगा, ब्लड आएगा। और कैसा ब्लड होगा, शुद्ध ब्लड आएगा। देखिए पहले समझ लीजिए कि हमने क्या बताया था कि हृदय में, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। 1 2 3 4 चैम्बर हैं। देखिए जो बायां तरफ है, देखिए ये बायां है, तो बायां में क्या है, बायां साइड पर इसको कहते हैं बायां। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 कंडीशन होता है, एक होता है अलिंद, दूसरा क्या होता है, निलय। ध्यान दीजिएगा, अलिंद होता है और क्या होता है, निलय होता है। तो ये क्या है, बायां अलिंद है। क्या है, बायां अलिंद। देखिए वीडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका पहले बार हम देख लेते हैं। हाँ वीडियो तो क्लियर आ रहा है। तो ये क्या है, बायां अलिंद। और इसके बाद क्या होता है, इधर वाला जो चैम्बर कहलाता है उसे कहते हैं दायां अलिंद। दायां अलिंद। और इसको कहते हैं बायां निलय, नीचे वाला चैम्बर को बायां निलय कहते हैं। अब इसको हम कहते हैं दायां निलय। दायां निलय, ध्यान दीजिएगा, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। तो यहां से हम समझेंगे कि सबसे ब्लड कहां जाता है। सबसे पहले ब्लड, तो आइए देखते हैं सबसे पहले ब्लड कहां से कहां जाएगा और प्रत्येक अंगों के बारे में वैसे जानकारी लेते चलेंगे। तो यहां से क्या होगा, फुफ्फुस, फुफ्फुस मतलब फेफड़े से, फेफड़े से क्या होगा, ब्लड आएगा। कैसा ब्लड आएगा, शुद्ध ब्लड। देखिए शुद्ध ब्लड आएगा, शुद्ध ब्लड इसमें आएगा, तो इसमें जाएगा। तो इसमें देखिए इसे एक नली लगी हुई है, क्या आएगा, बाएं अलिंद में आना है, लेकिन किसके माध्यम से आएगा, यहाँ पर 2 नली लगी हुई है, क्योंकि 2 फुफ्फुस होते हैं, तो दोनों, एक फुफ्फुस इसमें से आएगा, एक फुफ्फुस इसमें से आएगा। हमारे 2 फुफ्फुस तो थे साइड में, तो दोनों फुफ्फुस किसके माध्यम से आएंगे, इसके माध्यम से आएंगे। देखिए 2 यहाँ पर नली, इनको कहते हैं फुफ्फुस। ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं फुफ्फुस शिरा कहते हैं, फुफ्फुस शिरा। तो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से क्या होगा, ब्लड कहां पहुंचेगा, हृदय में पहुंचेगा। कहां से, फेफड़े से। ध्यान दीजिएगा, फेफड़े से ब्लड जो है, शुद्ध ब्लड, कैसा ब्लड, शुद्ध ब्लड, फेफड़े से शुद्ध ब्लड फुफ्फुस शिरा के माध्यम से किस में आएगा, बायां अलिंद में आएगा। देखिए फुफ्फुस शिरा के माध्यम से कहां आएगा, बायां अलिंद में। देखिए फुफ्फुस शिरा ही है, दोनों फुफ्फुस शिरा है, ये भी फुफ्फुस शिरा है, ये भी फुफ्फुस शिरा है। और फुफ्फुस शिरा के माध्यम कहां आएगा, ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा ब्लड आएगा, ध्यान दीजिए, इसमें शुद्ध ब्लड आएगा, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त इसमें आएगा। ध्यान दीजिएगा, हम तीर भी बना देते हैं, कैसे आएगा, शुद्ध रक्त निकल रहा है। कौन रक्त निकल रहा है, अब ये ऐसे ऐसे आएगा, इसमें भर जाएगा, इसमें भर जाएगा। तो यहाँ एक वाल लगा होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है, एक वाल होता है, जिसे कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं, कपाट। देखिए क्या कहते हैं, इसे कपाट कहते हैं। यहाँ वाल लगा होता है। अब वाल किस आकार का होता है, बी आकार का होता है वाल ऊपर से। तो क्या होगा, जब भार ऐसे पड़ेगा तो ये खुल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारा हाथ है, ध्यान दीजिएगा, इस बी आकार का है, तो नीचे से अगर कोई दाब लगा तो इसे खुल नहीं जाएगा। तो जब ऊपर से दाब पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से ब्लड का दाब पड़ेगा तो ये क्या जाएगा, ये मुंह खुल जाएगा। नहीं, मुंह खुल करके कैसे हो जाएगा, देखिए ऐसे बी आकार का है, तो ये जब खुलेगा तो ऐसे हो जाएगा। देखिए जब इसे रुधिर का दाब पड़ेगा तो ये मुंह खुल जाएगा, मुंह खुलेगा तो ब्लड इसके रास्ते से क्या हो जाएगा, कहां पहुंचेगा, बायां नीले में पहुंचेगा। तो ब्लड ऐसे आएगा, क्या पहुंचेगा, जब दाब, ध्यान दीजिएगा, यहां से आएगा। और ये बंद कब होगा, अगर नीचे से यहाँ फोर्स लगा देंगे, नीचे से बल लगेगा, अगर नीचे से बल लग रहा है तब क्या होगा, तुरंत ये बंद हो जाएगा। इस वाल की खासियत यही है कि अगर ऊपर से दाब पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से अगर दाब पड़ रहा है तो ये वाल खुल जाएगा, अगर नीचे से दाब पड़ रहा है तो ये वाल बंद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाल जो लगा है वी आकार का, वी शेप बना रहा है ना यहाँ पर,
तो बी का सेम मतलब क्या होता है, जैसे मानते हैं ऐसे है, अब नीचे से आप इसके ताकत लगाएंगे तो ये अंदर की ओर तो भागेगा, तो जब नीचे से लगाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन ऊपर से जब दाब लगाएंगे तो ये खुल जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, शुद्ध रक्त कहाँ आ जाएगा, बाया निलय में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, देखिए बाया निलय में आ जाएगा, इसमें ब्लड आकर के भर जाएगा। और ब्लड क्या होता है, निलय क्या करता है, निलय ही पंप करता है, क्या करता है, ये पंप करेगा, और जब निलय पंप करेगा तो ये ब्लड यहाँ से भागेगा, और ब्लड जैसे भागेगा तो देखिए यहाँ पर एक वाल लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये वाल लगा हुआ है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो वाल लगे हैं, एक इस आकार का वाल लगा है, देखिए इस आकार का वाल लगा है, और एक बगल में इस आकार का वाल लगा है। तो ध्यान दीजिए जब ब्लड आया था तो ये वाल खुल गया, अब जब नीचे से निलय पंप करेगा, देखिए पंप करेगा तो ब्लड ऊपर की ओर भागेगा, जब ब्लड ऊपर की ओर भागेगा तो यहाँ पर दाब लगेगा, देखिए यहाँ पर दाब लगेगा, तो यहाँ पर जब दाब लगेगा नीचे की ओर तो ये बंद हो जाएगा, खुल कौन जाएगा, ये वाला खुल जाएगा, तो इस नली के द्वारा ब्लड ऊपर जाएगा। देखिए जब पंप करेगा तो ब्लड इस नली के द्वारा जाएगा, देखिए वापस ब्लड नहीं जाएगा। अगर ये वाल बंद नहीं होता तो जब भी ये निलय पंप करता, बाया निलय पंप करता, तो ये ब्लड क्या वापस चला जाता, लेकिन क्या होता है कि जब जैसे ये पंप करेगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये यहाँ पर दो क्रियाएं होगी, अभी हम बताएंगे कर्माकुंचन की क्रिया होगी और अनुशीथलन की क्रिया होगी, लेकिन पहले हम ब्लड कैसे कैसे जाता है उसके रास्ते को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद कर्माकुंचन और अनुशीथलन दोनों प्रक्रियाएं हम समझते हैं। तो हमने कहा कि ब्लड फुफ्फुस शिरा के माध्यम से इसमें आएगा, किसमें आएगा, बाया अलिंद में आएगा, और बाया अलिंद से कहाँ जाएगा, बाया निलय में जाएगा। जब ब्लड यहाँ दाब लगेगा तो ये जो कपाट होगा खुल जाएगा, ये कपाट खुलने के बाद कहाँ पहुंचेगा, बाया निलय में। अब बाया निलय पंप करेगा, जब पंप करेगा तो ये वाला कपाट बंद हो जाएगा, इधर वाला कपाट खुल जाएगा। ध्यान दीजिए दो यहाँ पर दो कपाट लगे हुए हैं, ये वाला कपाट बंद हो जाएगा जब नीचे से पंप करेगा, और ये वाला कपाट खुल जाएगा, तो इसमें से होता हुआ ब्लड यहाँ पहुंचेगा। इसको कहते हैं, ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महाधमनी, जिसको कहते हैं महाधमनी। तो क्या होता है, जब निलय पंप करता है तो शुद्ध ब्लड क्या आया था, यहाँ पर आया था शुद्ध ब्लड, ये शुद्ध रक्त लिख लेते हैं, शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त बाया निलय में आया था और ये पंप किया, तो देखिए अब इस रास्ते से होकर जाएगा ब्लड, इस रास्ते से ऐसे ऐसे, देखिए हम तीर बना देते हैं जाने वाला कंडीशन। और ये कौन सा ब्लड है, इसको जानिए कि शुद्ध ब्लड ही जा रहा है, अभी शुद्ध ही है, हम बार बार लिख दिया करते हैं कहाँ, तो महाधमनी में शुद्ध रक्त ही जाएगा। महाधमनी में कौन सा रक्त जाएगा, देखिए शुद्ध रक्त जा रहा, समझ पाए ना। तो शुद्ध रक्त यहाँ से होता हुआ ऐसे जाएगा, इसको कहते हैं, इस नली को क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, महाधमनी में से। तो ये जो छोटी छोटी नलियां हैं अभी इसकी विशेषता बता रहे हैं, देखिए कुछ तो इसमें चली जाएंगी, कुछ ब्लड ऐसे, फिर कुछ ब्लड इसमें चला जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, फिर कुछ क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा ब्लड। तो इसको कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं, धमनी। तो तीन धमनी है, तीनों का काम अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, धमनी है। तो क्या होता है कि अब ये तीन धमनी है ना, तो हमारे शरीर, और ये क्या है, एक महाधमनी आगे निकल जाएगा, ये महाधमनी क्या होगा, आगे निकल जाएगा। तो हमारा जो शरीर है, देखिए जो मतलब ये रास्ता लेकर जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, शरीर के विभिन्न अंगों में जाएगा। अब देखिए धमनी की सहायता से कहाँ जाएगा, शरीर के विभिन्न अंगों में जाएगा, शरीर के विभिन्न अंगों में जाएगा। अब ये शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, शरीर के विभिन्न अंगों में जाएगा। किसकी सहायता से जाएगा, पहले महाधमनी, महाधमनी के द्वारा, धमनियों के द्वारा। देखिए अब यहाँ पर हमारे शरीर के अंग काफी फैला हुआ है, एक नली से सब में भेजा नहीं सकता है, तो महाधमनी के द्वारा क्या होता है, धमनियां, तीन धमनियां लगी हुई हैं। तो देखिए ये धमनी क्या होता है, ये धमनी कहाँ लड़ जाएगा, तो ये दाएं तरफ, देखिए दाएं हाथ में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, दाएं तरफ चला जाएगा। और ये जो बीच वाला कहाँ चला जाएगा, मस्तिष्क पर चला जाएगा। देखिए मस्तिष्क पर धमनी जाएगा, और ये धमनी जो होगा, ये तीसरा वाला, ये क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये दाहिने तरफ जाएगा, देखिए दाहिने अंगों में जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, दायां अंगों में जाएगा, दायां अंग में। और ये कहाँ जाएगा, ये धमनी कहाँ जाएगा, ये जो धमनी है ये मस्तिष्क पर जाएगा, सिरों में जाएगा, क्या, सिर में जाएगा, या मस्तिष्क में जाएगा, सिर वाले भाग में जाएगा, जितना पूरा सिर वाले भाग है वहां ऊपर की ओर पहुंचाएगा। और ये क्या होगा, ये जो जाएगा बायां अंग में जाएगा, ये ऊपर वाले अंग में जाएगा, सिरा या ऊपर वाले अंग में, ऊपर अंग में जाएगा। देखिए ये तीन रास्ते हैं, और ये जो आगे बढ़ गया है वो नीचे वाले अंग में जाएगा, कितने, नीचे अंग में जाएगा, नीचे अंग में। तो देखिए ब्लड हमें शरीर के विभिन्न भागों में तो पहुंचाना है, तो हृदय से जो ब्लड निकलता है, देखिए इधर जो दायां वाला है, दायां नली का धमनी जो है वो दायां तरफ ब्लड लेकर जाएगी और शरीर के विभिन्न अंगों को देगी। और जो बायां तरफ नली है, देखिए बायां तरफ नली मतलब ये वाली नली, ये क्या करेगा, ये बायां तरफ जो है ब्लड को देगा। देखिए बायां तरफ जितने अंग हैं हाथ में, बाएं हाथ में देगा।
और उसके बाद जो बीच वाली नली है वो क्या होगा, सर में लेकर जाएगा। देखिए मस्तिष्क, उसके ऊपर वाला अंग, ये सब में देगा ब्लड व्लड। और जो ये वाला अंग है ये नीचे से होकर के सब नीचे वाले भागों में अंग देगा, सब नीचे वाले ब्लड देगा, जितने हमारे शरीर के अंग हैं उन सबको ब्लड देगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में भेजा जाएगा। अब जब ये सारे ब्लड जो है शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाएंगे, अब दूसरी नली से वापस आएंगे, तो नली से जब वापस आएंगे फिर उन्हें फेफड़े में आना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब जो है इसमें हृदय में आना पड़ेगा। फेफड़े से एक बार प्रोसेस फिर से समझा देते हैं। फेफड़े से क्या होगा, ब्लड जो होगा, शुद्ध रक्त होगा, वो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से किस में आएगा, बाह्यलिंद में आएगा, और बाह्यलिंद से किस में आएगा, बाह्यनिलय में आएगा। बाह्यनिलय जब पंप करेगा तो ये महाधमनी के माध्यम से किस में जाएगा, शिरा में जाएगा, और शिरा क्या करेंगी, ये कहां भेज देंगी, शरीर के विभिन्न अंगों में जो है ब्लड को पहुंचा देंगी। अब उसके बाद क्या होगा, ब्लड जब प्रत्येक कोशिकाओं के पास पहुंच जाएगा तो वहां से अशुद्ध ब्लड वापस आएगा। ब्लड कैसा जाता, अभी तक था शुद्ध, लेकिन जब मतलब क्या शरीर से लौटेगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, अशुद्ध। तो जब अशुद्ध ब्लड होगा तब आएगा शरीर के, हम बोलते हैं शरीर के अंगों से, शरीर के विभिन्न अंगों से, विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त क्या आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा। अब यह शुद्ध रक्त आएगा किसके, तो यहाँ पर दो नली है, तो ये ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाले अंग से इससे आएगा और ये नीचे वाले अंग से आएगा। देखिए नीचे वाले अंग का जो अशुद्ध रक्त होगा तो इसको कहते हैं अग्र महाशिरा। देखिए अग्र महाशिरा में आएगा, अग्र महाशिरा, और इसको कहते हैं पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा। तो क्या होगा, शरीर के विभिन्न अंगों का अशुद्ध रक्त जो है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के माध्यम से कहां पहुंचेगा, अशुद्ध रक्त, और कैसा आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा। कैसा आएगा, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त आएगा। ध्यान रखना है, विभिन्न के शरीर के विभिन्न अंगों से क्या आएगा, अशुद्ध रक्त। और जो ऊपर वाला अंग है इसमें अग्र महाशिरा में आएगा, और नीचे वाले अंग का जो अशुद्ध रक्त होगा किसमें आएगा, पश्च महाशिरा के माध्यम से कहां पहुंचेगा, ये दाएं अलिंद में। ये कौन सा रक्त आएगा, इसमें अशुद्ध रक्त हो जाएगा। तो अशुद्ध रक्त यहां से इंटर करेगा, प्रवेश करेगा, और ऐसे ऐसे क्या होगा, यहाँ पर क्या लगा हुआ, यहाँ पर भी क्या लगा है, एक कपाट ही है। क्या है ये कपाट है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, कपाट। कपाट के माध्यम से नीचे जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, कहां पहुंचेगा, दायां निलय में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, दायां निलय में पहुंचेगा। इसमें भी अशुद्ध रक्त था और इसमें भी अशुद्ध रक्त आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा, इसमें आकर के निलय में इकट्ठा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, दायां निलय, अब जब दायां निलय पंप करेगा तो ये ब्लड ऊपर की ओर भागेगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये ब्लड ऊपर की ओर भागेगा तो यहाँ पर भी क्या लगा हुआ, कपाट लगा हुआ है। जिस प्रकार से इसमें दो कपाट, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर, देखिए बी आकार के दो शेप, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर। तो क्या जब ब्लड आ रहा था तो ये खुल गया था, देखिए ये कपाट खुल गया जिससे ब्लड इसमें भर गया। अब जब निलय ने पंप किया तो ये ऊपर की ओर दाब लगाएंगे, ये ब्लड क्या करेंगे, ऊपर की ओर दाब लगाएंगे, तो ये कपाट बंद हो जाएगा और ब्लड किधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इस नली से होकर जाएगा। और इस नली से होकर कहाँ जाएगा, फेफड़े में जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, फेफड़े में जाएगा, ये कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम बना दे रहे हैं तीर, कहाँ पहुंचेगा, ये फेफड़े में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, अब इसको क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फुफ्फुस धमनी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। देखिए यहां बायां निलय से रक्त जो है फुफ्फुस धमनी के द्वारा, किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा किसमें पहुंचेगा, ये फेफड़े में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, ध्यान दीजिएगा, ये फेफड़े में जाएगा। कहां पर जाएगा, फेफड़े में जाएगा, फेफड़े में जाएगा। तो क्या होगा, ये फेफड़े में जाएगा। देख रहे हैं वीडियो क्लियर आ रहा है, बढ़िया बन रहा है, हाँ तो वीडियो क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो कहाँ जाएगा, ये फेफड़े में। ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि हृदय अच्छा दिख रहा है, हाँ तो दिख रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कहाँ पे पहुंचेगा, अशुद्ध ब्लड कहाँ पहुंचेगा, देखिए फेफड़े में। अब प्रक्रिया पूरा हम आपको फिर से समझाते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले ब्लड क्या होगा, फेफड़े से स्टार्ट होगा। फेफड़े से कौन सा ब्लड आएगा, शुद्ध ब्लड आएगा। कहाँ आएगा, फुफ्फुस शिरा में आएगा। फुफ्फुस शिरा से कहाँ पहुंचेगा, बायां अलिंद में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, बायां अलिंद में। बायां अलिंद से होता हुआ कहाँ जाएगा, बायां निलय में। बायां निलय पंप करेगा, जब ये पंप करेगा तो क्या, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ब्लड दाब लगाता हुआ कहाँ जाएगा, महाधमनी के माध्यम से धमनियों में जाएगा। अब ये धमनियां क्या होंगे, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाएंगी।
देखिए यहाँ जितनी भी धमनियां सब कहाँ जाएगा, शरीर के विभिन्न अंगों में बांट देंगी। अब वहां से क्या होगा, ब्लड अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपको हमने बताया सेशन में कि जब ब्लड जाता है तो वो ऑक्सीजन रहता है, और जब शरीर के विभिन्न अंगों से लौटता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तो उसी को कहते हैं अशुद्ध ब्लड। तो क्या जाएगा, अशुद्ध ब्लड, क्योंकि जानते हो ये ब्लड जाएगा तो कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन को देगा और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर लेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा तो शरीर के दूसरे रास्ते से आएगा। देखिए शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त कहाँ आएगा, देखिए अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा में आएगा। तो अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के द्वारा कहाँ पहुंचेगा, वो दायां अलिंद में पहुंचेगा। दायां अलिंद से कहाँ पहुंचेगा, देखिए दायां निलय में पहुंचेगा, और दायां निलय जब पंप करेगा तो देखिए फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ पहुंचेगा, ब्लड फेफड़े में पहुंचेगा, और फेफड़े में फिर क्या होगा, ब्लड जो है रक्त शुद्ध होगा। फेफड़े में क्या होगा, जो रक्त है वो शुद्ध होगा, और फिर शुद्ध ब्लड फिर उसी के माध्यम से आएगा इसमें। इस प्रकार से यही क्रियाक्रम बार बार चलती रहेगी। अब ध्यान से थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो हृदय होती है इसकी 3 परतें होती हैं। हृदय की कितने परतें होगा, यहाँ से होता है, उसके बाद क्या होगा, एंडोकार्डियम होगा, उसके बाद क्या होगा, पेरिकार्डियम होगा। इस प्रकार से 3 परतें होती हैं। और जो ये पाया जाता है, देखिए जिसमें ये पंप करता है, देखिए सिकुड़ते हैं, इसको कहते हैं, ये सेप्टम से जुड़े होते हैं, तो इसको कहते हैं, देखिए कार्डियम सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियम सेप्टम। तो ये था हृदय का सचित्र वर्णन। देखिए ये आपका क्या, हृदय का सचित्र वर्णन है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन होते हैं वो हमने आपको बहुत विस्तृत जानकारी देकर बताया। अब बात करते हैं, देखिए हृदय 2 क्रिया करता है। ध्यान दीजिए, हृदय जो क्या करता है, हमारा 2 क्रिया करता है। एक कर्माकुंचन करता है और एक अनुशीथलन करता है। जब देखिए जो ये हृदय है, जब ये सिकुड़ता है, सिकुड़ेगा कौन, बायां अलिंद या तो बायां निलय, 2 ही सिकुड़ेगा। तो जब क्या होते हैं, हृदय सिकुड़ता है, ध्यान दीजिए हृदय सिकुड़ता है तो इसके कहते हैं कर्माकुंचन। ध्यान दीजिए, जब हृदय सिकुड़ता है तो क्या होता है, कर्माकुंचन, और जब हृदय फैलता है तो उसे कहते हैं अनुशीथलन। तो यहाँ पर 2 क्रियाएं होती हैं, एक कर्माकुंचन की क्रिया होता है, एक अनुशीथलन की क्रिया होता है। कर्माकुंचन किसे कहते हैं, जब हृदय हमारा सिकुड़ता है, ध्यान दीजिए जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, कर्माकुंचन कहते हैं। और जब हृदय हमारा फैलता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुशीथलन। अब बात को समझिए, जो मतलब क्या होता है, एक कर्माकुंचन और एक अनुशीथलन मिलकर के क्या बनाते हैं, एक धड़कन बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कर्माकुंचन और एक अनुशीथलन मिलकर के क्या बनाते हैं, एक धड़कन बनाते हैं। तो एक धड़कन के बारे में समझेंगे, एक धड़कन किसे कहते हैं, धड़कन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, धड़कन। तो धड़कन को ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम पहला पॉइंट बता रहे हैं, एक पहला पॉइंट नंबर 1, धड़कन किसे कहते हैं, एक कर्माकुंचन तथा एक अनुशीथलन मिलकर के क्या बनाते हैं, एक धड़कन बनाते हैं। और एक धड़कन बनने में कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक धड़कन बनने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है। ध्यान दीजिएगा, एक धड़कन बनने में क्या होता है, 0.8 सेकंड लगता है। इतना आपको याद रखना है। अब उसके बाद ध्यान समझिएगा, जो ये कहा जाए कि एक मिनट में जो ये धड़कता है, जो हृदय धड़कता है, तो कितना समय, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये 72 बार धड़कता है। कितनी बार, 72 बार धड़कता है। नहीं 72 से 75 भी धड़क सकता है, लेकिन जो सामान्य तौर से लिया जाता है, स्वस्थ मनुष्य का जो सामान्य स्त्री है वो 72 बार ही होता है। अब बात करते हैं, देखिए जो ये कहा जाए कि हृदय एक पंप में, ध्यान दीजिएगा, एक पंप में एक बार जब ये पंप करेगा तो कितने मात्रा में ब्लड को पंप करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार पंप करने में देखिए यार, एक बार पंप करने में ये क्या होता है, एक बार पंप करने में 70 ml, ध्यान दीजिए 70 ml रक्त को क्या करता है, पंप करता है। 70 ml रक्त को पंप करता है। देखिए एक बार पंप करने में, जब ये मतलब क्या होगा, एक बार पंप करेगा तो 70 ml ब्लड को फेंकेगा और शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाएगा। तो बात करते हैं क्या होता है, 72 बार धड़कता है। तो ये क्या होता है कि 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करेगा, तो 1 मिनट में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, 1 मिनट में तो ये 5 लीटर ब्लड पंप करता है। 5 लीटर ब्लड रक्त पंप करता है।
पंप करता है। 1 मिनट में क्या होता है 5 लीटर, यानी हमारे शरीर में जितना ब्लड होता है 5.5 लीटर जो भी ब्लड होता है सबको 1 मिनट में पंप कर दिया करता है। तो क्या होता है 1 मिनट में कितना पंप करता है, तो सामान्यतः 1 लीटर 5 लीटर जो ब्लड को ये क्या करता है पंप कर देता है। तो ये थी हमारी छोटी छोटी जानकारियां जो आपको मिली। अब बात कर देंगे जो है यहाँ रक्तदाब क्या होता है। ये जो है रक्तदाब क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर 2 रक्तदाब होते हैं। हृदय जो हमारा पंप करता है वो 2 प्रकार से पंप करता है। एक दाब कब होता है, जब अनुशीतलन करता है तब एक दाब उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा मतलब हृदय पंप करता है तो ब्लड पर एक दाब लगता है। ध्यान दीजिए, जब हमारा हृदय पंप करता है तो ब्लड पर क्या लगता है, एक दाब लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं रुधिर दाब कहते हैं या ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हृदय पंप करता है, ठीक है, तो वहां पर हृदय जब धड़कता है तो ब्लड पर क्या होता है, एक दाब कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं रुधिर दाब कहते हैं। देखिए रुधिर क्या होता है, जब ब्लड पंप करेगा तो रुधिर पर दाब लगेगा। अब रुधिर पर जब दाब लगेगा तो ये क्या होगी, जिस नलिका में बहेगा उस नलिका पर दाब डालेगा। तो जिस नलिका में बह रहा है उस पर ये दाब लगा रहा है, उसी को क्या कहते हैं रुधिर दाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये 2 प्रकार का रुधिर दाब होता है, ब्लड प्रेशर 2 प्रकार के होते हैं। एक अनुशीतलन रुधिर दाब होता है और एक क्या होता है, मतलब जो है कर्माकुंचन रुधिर दाब होता है। तो रुधिर दाब कितने प्रकार के होते हैं हम आपको बता रहे हैं। रुधिर दाब जो होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जानकारी लिख दे रहे हैं, रुधिर दाब। तो रुधिर दाब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, एक अनुशीतलन रुधिर दाब। क्या होता है पहला, एक अनुशीतलन रुधिर दाब, अनुशीतलन रुधिर दाब, अनुशीतलन रुधिर दाब, देखिए बहुत सरल लैंग्वेज में बता रहे हैं, उसे लिखना नहीं चाहिए था आपको, इसे हम बता रहे हैं वैसे याद हो जाना चाहिए था, और याद भी हो भी जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तब। तो क्या होता है, पहला अनुशीतलन रुधिर दाब होता है, दूसरा जो होता है कर्माकुंचन रुधिर दाब, कर्माकुंचन रुधिर दाब। ध्यान दीजिएगा, तो कर्माकुंचन रुधिर दाब क्या होता है, अनुशीतलन रुधिर का दाब क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए जब हमारा हृदय कर्माकुंचन की क्रिया करता है, कौन सी क्रिया, कर्माकुंचन की क्रिया करता है, और कर्माकुंचन की क्रिया के फलस्वरूप रुधिर द्वारा जो दाब लगता है, रुधिर द्वारा क्या लगता है, जो दाब लगता है उसे कर्माकुंचन रुधिर दाब कहते हैं। अब जिस समय क्रिया अनुशीतलन की हो रही हो उस समय रुधिर द्वारा जो दाब लगता है उसे कहते हैं अनुशीतलन रुधिर दाब कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर दाब का मान 2 प्रकार से होता है। तो जो कर्माकुंचन रुधिर दाब का मान होता है वो 120 mH होता है, 120 mH प्रति मिलीलीटर होता है। ध्यान दीजिए, 120 mH प्रति मिलीलीटर होता है। और जो क्या होता है मतलब जो अनुशीतलन का रुधिर दाब होता है वो 80 mH जो होता है वो होता है। तो आप लोग क्या होंगे उसको ध्यान से देखें, डॉक्टर आपको 2 दाब के बारे में बताता है। जब ब्लड प्रेशर नापता है तो क्या होता है 2 दाब के बारे में बताता है, एक 120 बताएगा, एक 100 मतलब क्या होगा 120 और एक 80 बताएगा। अब बात करते हैं कि डॉक्टर जो होता है रुधिर दाब नापता कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा, रुधिर दाब आप भी नापना सीख सकते हैं। क्या होता है कि वो हाथ में एक पट्टी बांध देता है, देखे होंगे ना, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो हाथ में एक पट्टी बांध देंगे, और पट्टी बांध करके क्या होता है फुस वाली मशीन होती है, इसे पंप करने वाली मशीन होती है, उसी से हवा भरते हैं। तो हवा इतना भर देते हैं कि मतलब क्या होता है कि जो रुधिर का ब्लड सर्कुलेशन है वो आगे नहीं जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जो रुधिर का आवागमन होता है वो वहां से अवरुद्ध हो जाता है। क्यों, अभी आप नस को यहाँ कस के दबा दीजिए तो ब्लड आगे जाएगा, नहीं जाएगा ना, रुक जाता है। तो वो तब तक ब्लड भरते हैं जब तक क्या होता है कि वो मतलब क्या होता है कि जो ब्लड आगे जा रहा है रुक ना जाए। अब कैसे पता चलता है कि ब्लड रुक गया है, नहीं आगे जा रहा है, वो कान में एक आला लगा देते हैं, और आला लगा करके उसको यहाँ रख देते हैं, और जब ब्लड आगे बढ़ेगा तो खट खट की आवाज चलेगा, और जैसे आवाज बंद हो जाता है समझ जाते हैं कि ब्लड अब आगे गमन जो है रुक गया है। तो पंप कर देते हैं, खूब तेज दबा देता है ये, तो उसमें देखते हैं तो सुई होता है, तो उतने दाब पर क्या होता है ब्लड जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसका मतलब उतने दाब पर क्या होता है ब्लड आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब क्या करेंगे, आला कान में लगाए रहेंगे ऐसे, और उसको धीरे धीरे हवा खोलेंगे, और कब तक खोलेंगे, जब तक पहले खट की आवाज नहीं आ जाता है, क्योंकि जैसे आवाज आएगा वैसे क्या हो जाएगा, समझ लीजिए ब्लड प्रेशर का मान हो रहा है। तो जब खोलते हैं पहली बार, तो जैसे पहली बार खट से आवाज आता है, और उसके बाद जो सुई में दाब दिखता है वो जो बताता है वो होता है कर्माकुंचन दाब।
वो क्या बताएगा, कर्मा कुंचन दाब बताएगा। अब उसके बाद फिर उसे और खोल रहे हैं हवा, और उसके बाद कब तक खोलते रहेंगे, जब तक फिर से आवाज बंद नहीं हो जाएगा। तो जैसे ही आवाज फिर बंद होगा तो वो होगा अनुशीतलन दाब। तो इस प्रकार से दो दाब मापते हैं वो सुई के माध्यम से डाकर। एक बार आप लोग भी इसका प्रैक्टिस करके देखिएगा। आपको क्या करना है, हवा तब तक भरना जब तक का क्या है कि खटखट की आवाज सुनाई देना बंद ना हो जाए। तो जब बंद हो जाएगा तो समझ लीजिए कि यही इतना दाब है। अब उसके बाद धीरे धीरे हवा को खोलिएगा और सुई पर नजर रखिएगा। जब आप हवा खोलेंगे तो सुई घटेगा, तो जब घटेगा और जैसे आवाज आपको सुनाई दे उसको पॉइंट नोट कर लीजिए। तो वो बताएगा, कौन बताएगा, क्या दाब होगा, वो कर्मा कुंचन दाब होगा। फिर उसके बाद हवा को और खोलते रहिए, और जब क्या होगा आवाज फिर से बंद हो जाए तो समझ लीजिए कौन सा दाब होगा, अनुशीतलन दाब, जो सुई में दाब बताएगा। तो इस प्रकार से कर्मा कुंचन और अनुशीतलन रुधिर दाब के बारे में पता चल सकता है। तो ये था आपका हृदय का सचित्रण। हृदय के बारे में मैंने पूरी जानकारी दिया, जिसमें फुफ्फुस था, नलिका था, महाधमनी था, डायालिंद, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, इस सब के बारे में आपको डिटेल जानकारी दिया हमने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारे द्वारा दिया गया हर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपको कोई त्रुटि दिखती है, कोई किसी प्रकार की समस्या दिखता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कमेंट करके हमको बताएंगे, जिसके कारण आपका कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। आपको कोई समस्या होता है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें कि हाँ हमको सर ये समस्या हो रही है, जिसके कारण हम आप उसका जवाब देकर के आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।